प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, उपकार फिल्म का एक गीत है जो मनोज कुमार ने गाया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मेरे देश की धरती। तो वाकई जो ज़मीन होती है किसान की वह सोना ही उगलती है, परंतु क्यों नहीं उगल पा रही है, क्या परेशानी आ रही है, वही आज जानते हैं। और हमारे साथ में हैं एक किसान, जैसा आप देख रहे होंगे कि हम खेत में खड़े हैं, जुत गया है और उसके बाद बोगी गया है, शायद इसमें गेहूं की फसल उगाई गई है। तो मेरे साथ में हैं, तो पहले पूछ लेते हैं क्या नाम है बाबा आपका? टेकचंद शर्मा। अच्छा, कितने बीघा जमीन है आप पर? मेरे पास 4 बीघा जमीन है। 4 बीघा। तो उसमें आप यूरिया, डीएपी और खाद और जो कीटनाशक है, कितना मिलाते हो? खूब मिलाते हैं साहब, अच्छी पैदा होती है। तो खूब से और ज्यादा होगी? और ज्यादा होगी। आइए अब दूसरे किसान से पूछ लेते हैं कि क्या नाम है आपका? नवनीत शर्मा। अच्छा नवनीत जी, आप पर कितने बीघा खेत है? 20 बीघा। 20 बीघा खेत है। तो जितनी आप लागत लगाते हैं क्या उतनी पैदावार हो जाती है? नहीं हो पाती। अच्छा, नहीं होती है? नहीं होती। तो देखा कि एक तो इतना ज़्यादा कुछ लगा देते हैं कि वो सोच रखी है उन्होंने कि बहुत ज़्यादा पैदावार होगी। एक किसान का कहना है कि जितनी लागत लगाते हैं हम उतनी पैदावार नहीं होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर हम अपनी ज़मीन से किस तरीके से सोना उगा सकते हैं, यानी कि वह गाना सिद्ध हो सकता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्योंकि मैं एक उदाहरण देके आपको बता दूं, ये वीडियो इसलिए और है जैसे कि अगर आपको भूख लगी हो और आपको अगर 2 रोटी की भूख है और आपको 2 रोटी की जगह अगर 5 रोटी दे दी जाएँ तो क्या फ़ायदेमंद रहेंगी? नुकसान करेंगे। तो नुकसान करेंगे। उसी तरीके से अगर हम अपनी ज़मीन है, जो किसान की ज़मीन है, अगर उसमें भी अगर हम कीटनाशक, डीएपी, यूरिया इस तरीके से और इतना देंगे जितनी उसे ज़रूरत नहीं है, तो वो शायद फ़ायदे की जगह नुकसान करेगी। तो आइए इसी के बारे में हम जानते हैं जो अलीगढ़ की जो प्रयोगशाला है मृदा परीक्षण की, उसके प्रभारी से, कि आखिर किस तरीके से आप अपनी ज़मीन से सोना उगा सकते हैं। जो ज़मीन की जांच होती है वह क्यों ज़रूरी है किसान के लिए? मनुष्य के कहा है हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं, उसमें मालूम पड़ता है कि वास्तव में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है। जी। जैसे स्वस्थ मनुष्य के लिए कहा है 12 से ऊपर होना चाहिए हीमोग्लोबिन। जी। अगर 12 से कम है तो उसकी बॉडी सही नहीं है। हाँ। इसी तरह से हमारी स्वस्थ मृदा में हमारे 12 पैरामीटर्स हैं। अच्छा, 12 तत्व हैं। 12 तत्व हैं। तो 12 की जांच करते हैं। इसी तरह उसका है, जैसे पहला है पीएच। अच्छा। समझे? पीएच। अब जो सामान्य मृदा है, सामान्य मृदा का पीएच का 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए। जी। वैसे 7 पर हम का नॉर्मल मानते हैं इसे। अगर 6.5 से पीएच कम है तो वो एसिडिटी सॉइल हो जाती है, उसमें भी मतलब फसल का जमाव या पैदावार अच्छी नहीं होगी। और 8.5 से ऊपर है तो हमारी जमीन का है सैलाइन और अल्कली हो जाएगी, ऊसर जो बोलते हैं, तो वो भी नुकसानदायक है। तो उसमें भी जमाव नहीं होगा। सबसे ज्यादा मृदा का मतलब पीएच का अंकुरण पर जमा पड़ता है। जी जी। ठीक है। तो पहला, दूसरे ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अच्छा। हमारी जमीन में कहा था विद्युत बहती है, किस प्रभाव से बहती है। हाँ। तो वो भी कहा था हमारी कहा सामान्य मृदा में 1 से कम होना चाहिए। अच्छा। समझा? अगर 1 से ऊपर जा रही है तो वो जमीन हार्मफुल है। अच्छा, नुकसानदायक है। जी जी। अच्छा, तीसरा है ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा। ऑर्गेनिक कार्बन है ना। ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारी जमीन में, स्वस्थ मृदा जो है उसमें 0.8 से एबव होना चाहिए। अच्छा, समझे? 0.8 से एबव होना चाहिए। और जबकि आजकल का हम अपने यहाँ देखें, हमारे पूरे मंडल में, क्या पूरी यूपी का ही है, इसका कहा है 0.25 से 0.3 तक आ रहा है इसका एवरेज। अच्छा। जो कि बहुत ही कम है। बहुत ही 50% से भी बहुत कम है। अगर 0.4 हो तो 50% होगा। जबकि स्वस्थ मृदा में 0.8 से ऊपर होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन। तो स्वस्थ मृदा रहेगी। अब इसी तरह से का फास्फेट है जो डीएपी से पूरा करते हैं। फास्फेट भी कहा था 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उसमें उपलब्ध होना चाहिए। जी जी। तो फास्फेट भी कहा था वेरी लो में जा रहा है। अच्छा। वो भी कहा था अधिकांश कहा था 8, 9, 10, 12 यही मिलता है, 20 से कम मिलता है। जी जी। तीसरा है पोटास। समझे? अगला। हाँ, अगला नेक्स्ट है पोटास। पोटास कहा था हमारी स्वस्थ मृदा में 250 से एबव होना चाहिए। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उसमें उपलब्धता होनी चाहिए। जी जी। जबकि कहा था ये भी मीडियम में और मीडियम वेरी लो, मतलब लो में जा रहा है। हाँ, ये भी जा रहा है उसमें। ठीक है। इसी तरह का ये तो हो गए हमारे मेजर। अच्छा, PH EC, हाँ, PH EC NPK
जो किसान अधिकांशतः इसमें डालते हैं यूरिया डीएपी पोटाश के रूप में। जी जी। ठीक है। अब दूसरा आता है द्वितीय पोषक तत्व, वो कौन कौन से? उसमें कहा था हमारा ये सल्फर आता है, समझे, सल्फर है, बोरोन है, ये आते हैं। तो ऐसी इसी तरह सल्फर है, सल्फर का कहा था ये पीपीएम में पार्ट पर मिलियन, अच्छा। समझे। तो सल्फर का कहा है ये हमारा 15 पीपीएम से अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जी। तो सल्फर भी कहा है, मतलब अधिकांश पोषक तत्व कहा है हमारे वेरी लो में जा रहे हैं। हाँ, ये भी कहा था 7, 6, 7, 8 ये मिलेगा, जो कि 15 पीपीएम से ज्यादा होना चाहिए जी। और अगला है नेक्स्ट कहा था बोरोन, अच्छा, समझे। तो इसकी जो मात्रा है ये 0.5 पीपीएम से अधिक होनी चाहिए। तो कितनी चल रही है आजकल? ये बोरोन भी कहा था 0.25 कमी आ रही है सब, समझे। और अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया सेकेंडरी का। फिर है माइक्रो, अच्छा माइक्रो, हाँ, और छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व, जी, जिन्हें पौधों को बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अच्छा, लेकिन अब हमारे यहाँ का ये पैटर्न चल रहा है ना, धान गेहूं, तो धान बहुत खींचता है इसे। अच्छा। तो यहाँ जिंक की और इनकी भी कहा डेफिशिएंसी होने लगी है। धान गेहूं का क्षेत्र है। अब सबसे पहले जैसे जिंक है, तो जिंक का 1.2, अच्छा, 1.2 पीपीएम से अधिक होना चाहिए। जी। जबकि कहा ये भी 0.62, 0.65, 0.8 कमी आ रहा है। जी। ये भी नहीं है, समझे। नेक्स्ट है आयरन, ठीक है, लोहा, समझे। तो आयरन की 8 पीपीएम से अधिक मात्रा होनी चाहिए अगर स्वस्थ मृदा है तो। जी। तो ये भी कहा था 3, 4, 5 यहाँ तक आता है। हाँ, और नेक्स्ट है मैग्नीज, समझे। तो मैग्नीज 4 पीपीएम से अधिक होनी चाहिए। तो ये भी कहा था 1.5, 2.2, मतलब ये भी कम आ रही है। नेक्स्ट है कॉपर, अच्छा, तो कॉपर का कहा है तो 0.4 से एबव होना चाहिए। कॉपर देखा जाए तो कॉपर सभी जगह मतलब पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी और तत्वों की अपेक्षा ये कॉपर अधिक मिलती है। अच्छा। यहाँ की जमीन में कॉपर की अधिकता है, सब जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कहा 80, 85, 90% जमीन में ये पर्याप्त है। हाँ, कॉपर है पर्याप्त, अभी कैसे बहुत ही कम लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे 12 तत्वों का कहा है स्वस्थ मृदा के लिए कितना होना चाहिए। जी। अब आप और क्या पूछना चाहते हो? जो इसमें सर ये है कि जैसे कि कोई भी किसान यहाँ पर ये परीक्षण कराने आ सकता है, चाहे वो उसकी खेती 1 बीघा की हो, चाहे 2 बीघा की, या इसका कोई मापदंड है कि इतने बीघा वाला ही है? नहीं, कोई भी आ सकता है, चाहे उस पर कहा था 1 बीघा है, आधा बीघा है, या 100 बीघा है, 50, इसका कोई मापदंड नहीं है। अच्छा, इसकी जो है कोई शुल्क निर्धारित है इनकी, क्या है? जी। पहले हमारे कहा था वर्ष 2016, 17, 18, 19 3 साल प्रधानमंत्री जी की जो स्वास्थ्य कार्ड योजना चली थी। जी। तो उसमें कहा था निःशुल्क था उस समय, लेकिन उसमें उन्होंने एक पैरामीटर बनाया था कि 2.5 हेक्टेयर पे, मतलब 30 बीघा पे एक सैंपल लिया जाएगा। अच्छा, 2.5 हेक्टेयर पे एक सैंपल लिया जाएगा। अब वो 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल एक किसान का हो, या 4 का हो, या 6 का हो, 10 का हो, ठीक है ना, एक सैंपल टेस्ट होगा, और जितने भी 2.5 हेक्टेयर जमीन में किसान सम्मिलित हो रहे हैं वो सभी को रिजल्ट जाएंगे। ठीक है, ये स्कीम चली थी और फ्री था, तो उसका कोई कॉस्ट नहीं थी। खत्म हो गई। हाँ, 2019 में फिर कहा था गवर्नमेंट ने बजट देना बंद कर दिया, जब से खत्म है। तो अब क्या है? अब जब से 2 साल से कोई भी कहा लक्ष्य नहीं है। अब इसमें यह है कि जो किसान जागरूक हो गए हैं, जब से जब प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य कार्ड योजना चली थी, तो जो जागरूक हो गए किसान वो डायरेक्ट यहाँ लाते हैं। अच्छा, समझे। तो उस पर शुल्क ली जाती है। अच्छा, कितनी है ये लगभग? हाँ, ये बताऊंगा। जैसे आप कहा मेजर कराओगे, सही है, तो उसकी कहा है 29 रुपया। इसमें PH, EC, NPK, ठीक है, ये 5 होंगे। बाकी के लिए ये कहा था 29 रुपये। और उसमें कहा है अगर ये वो कराएंगे सल्फर और ये बोरोन, तो उसके 30 एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है। और अगर माइक्रो कराएंगे, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और आयरन कराएंगे, उसके 43 लग जाएंगे। अगर कोई किसान का एक सैंपल का टोटल जांच कराना चाहते हैं, तो 1 से 2 रुपये पर सैंपल किसान से चार्ज लिया जाएगा। अच्छा, इसमें उसकी कहा किसान को कहा हम सरकारी रसीद D2 काट के देते हैं। अच्छा, इसमें जो है किसान को केवल थोड़ा सा हिस्सा लाना होगा मिट्टी का, या उसका बताओ कि वैसे कहा था हमारे यहाँ से पैरामीटर है
कि 1 एकड़ जमीन में से एक सैंपल आना चाहिए, ठीक है। ये एक सामान्य तौर पे। हाँ। लेकिन उसमें ये कोई कहा निश्चित नहीं है कि 1 एकड़ से लिया जाए। मान लो खेत की सिचुएशन के ऊपर है, हाँ। मान लो वो खेत का ढालू है, ऊंचा नीचा है, हाँ। या कहीं ऊसर है, हाँ। कहीं अच्छी जमीन है, तो 1 बीघा का भी हो सकता है। और अगर हमारा खेत का है तो 20 बीघा, 20 बीघा एक जैसा है, मतलब 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर 2 हेक्टर एक जैसा है, तो उसमें से भी एक ही सैंपल पर्याप्त है। अब सैंपल लेने का तरीका यह है कि खेत के चारों तरफ जो मेड़ होती है ना, हाँ। उससे 4-5 मीटर अंदर से हम कह देते हैं कि कोनों से लो, कोनों। चारों कोनों, तो कोना नहीं, कोने का मतलब है 4-5 मीटर अंदर अंदर से ले। खेत से, और 3-4 जगह से एट रैंडम कहीं से ले कहीं से भी ले लो। लो। बस इस बात का ध्यान रखना क्या है क्या? कि जो पानी जाता है ना, हाँ। सिंचाई का जो पानी जाता है वो नाली के सहारे से न लें, हाँ। या कोई पौधा खड़ा है खेत में, हाँ। उस पौधा के नीचे से न लें, ना लें। या आवारा पशु या आपने कोई खाद वाद डाल दी है, उससे न लें। हाँ। और सैंपल लेते समय सबसे मुख्य बात यह है कि फसल कट जाए, हाँ। फसल की कटाई हो जाए, हाँ। उस समय सैंपल सबसे बेस्ट होता है। अच्छा। क्योंकि उस खेत में से उस फसल ने जो काट लिए पक गई, उसने क्या लिया और क्या दिया, मतलब क्या तो पोषक तत्व लिए और क्या छोड़े, तो उस समय सबसे बेस्ट है। तो उसमें लेने का तरीका यह है कि आपका आधा एक फावड़ा लो या खुरपी लो। हाँ। अगर खुरपी है आपके पास तो उसमें कहा तो वर्गाकार एक गड्ढा खोदो, समझे, और उस गड्ढे की मिट्टी को निकाल के फेंक दो। हाँ, ठीक है। मान लो सपोज गड्ढा हो जाए, गड्ढे की भी 4 परत हो गई, तो हर एक साइड से आधा इंच मोटी परत 6 इंच तक की, मतलब 15 सेंटीमीटर गहराई तक की चारों साइड गड्ढे की खोद लो। जो मिट्टी उस गड्ढे में गिरेगी उस मिट्टी को किसी पॉलीथीन पे इकट्ठी कर लो। ये होता है सैंपल। इसी तरह 5-7 जगह से खेत से सैंपल लिया जाएगा। उस पूरी मिट्टी को एक साफ सुथरी जगह पे या पॉलीथीन पे लेके और हाथों से खूब अच्छी तरह मिलाओ, और मिलाने के बाद उसे फैला दो। उसके कारण 4 भाग करो, आमने सामने के भाग हटा दो, 2 भाग रह जाएंगे, उसको फिर मिलाओ। अच्छा। और ये क्रिया हमें जब तक करनी है जब तक मिट्टी हमारी आधा किलो रह जाए। अच्छा, 400-500 आधा ग्राम। किलो। हाँ, 400-500 ग्राम, आधा किलो के करीब मिट्टी रह जाए। उस मिट्टी को लेके और उसमें किसान का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, खेत की खसरा संख्या, समझा ना, नमूना लेने का दिनांक कब लिया है, उसे यहाँ प्रयोगशाला भेज दो कागज, और कौन सी फसल इसमें पहले थी और आगामी कौन सी फसल बोई जाएगी, ये भी लिखना है। ये भी लिखना है। अच्छा, कितने दिन में रिजल्ट आप दे देते हैं चेक करके? हाँ, कितने दिन में दे देते हैं लोग? अब ऐसा है कि उसके लिए मिट्टी सूखी होनी चाहिए। ठीक मान लो वर्षा हो गई या पलेवा कर दी, खेत गीला होगा, है। तो पहली बात या तो किसान या यहाँ प्रयोगशाला में सूखेगी। मतलब किसान अगर लारा सुखा के तो धूप में नहीं सुखाए। अच्छा। अगर मिट्टी लेगी तो छाया में सुखा लाए, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो उसकी नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी उसकी। ठीक है, ठीक है। हम भी यहाँ भी आएगी गीली तो हम भी यहाँ छाया में सुखाएंगे। ठीक है। अगर सूखा सैंपल लाता है किसान तो हम NPK का तो 2 दिन में दे देते हैं। अच्छा। और अगर कहा तो माइक्रो और ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कराएंगे, सल्फर वगैरह, तो उसके लिए 8 दिन का समय लगता है। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा बहुत समय से आप करते आ रहे हैं जांच मृदा की, तो आप क्या पा रहे हैं कि हमारी जो जमीन है किस ओर जा रही है, मतलब खत्म होने की ओर जा रही है, ऊसर की ओर जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर कीटनाशक हम बहुत संख्या में लगाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, उसका ये है कि देखो, अब किसान तो कहा ये कहते हैं ना कि मान लो भाई पड़ोसी ने क्या लगाया है उससे काम कम है, हम भी उससे ज़्यादा देंगे। अब ऐसे तो कीटनाशक के विषय में है और इसी तरह से फर्टिलाइजर के विषय में है। सही है ना। कोई फसल हो, अब जैसे आलू का केस ले लो, आलू के केस में कहा जाए 50 किलोग्राम प्रति बीघा DAP बो रहे हैं। अच्छा। DAP बो रहे हैं, जबकि इतना नहीं है, कहा था जा 17, 18, 20 किलोग्राम प्रति बीघा का DAP बहुत है। मतलब टेस्टिंग के आधार पे ये आ जाएगा ना कि हमारी जमीन में इतना पोषक तत्व है, और अमुक फसल बोने के लिए अलग अलग फसल है। जैसे आलू का अलग है, गेहूं का अलग है, सरसों का अलग है, मक्का का अलग है, धान का अलग है, या सब्जी के केस में उसके लिए इतनी डोज और देनी है। और कब कब देनी है, ये भी नहीं कि खाद एक साथ दे दो, कब कब देनी है वो पूरा हम बताते हैं। तो किसान तो इस समय खूब धुआंधार उसमें अब किसान का आदत फर्टिलाइजर का ज्यादा प्रयोग कर रहा है और कीटनाशक का, तो उससे हमारी जमीन जो है कहा है एकदम सैलान और लमड़ी, मतलब क्षारीय और लमड़ी होती जा रही है। धीरे धीरे खेत हमारा बंजर की तरफ जा रहा है।
अच्छा, अधिकतर। हमारी जो जमीन है धीरे धीरे अधिकांशतः बंजर की तरफ जा रही है। अच्छा, जैसे कि वीडियो को समाप्त करना है तो ये जानना चाहेंगे बस कि अगर इसी तरीके से लगातार ये पोषक तत्व कम होते रहे अगर हमारे में, तो आप क्या मानते हैं कि इतने सालों बाद जो जमीन है वो ऊसर हो जाएगी? अधिकतर कितने साल लगेंगे लगभग? नहीं अगर आपके देखो, करना- ये है इसके लिए कहा गया है कि वास्तव में किसान जागरूक होना चाहिए। और पूरी जमीन ऊसरने धीरे धीरे, भाई वो तो घट ही रहा है पोषक तत्व। तो इसके लिए सबसे पहले किसानों का हरी खाद, जिसमें ढैंचा है, सनई है, मूंग है, वो लगाए, गोबर की सड़ी खाद, और अब तो कहा बायो फर्टिलाइजर की खाद या आने लगी खाद है, उसका का यूज करें कि हमारी जमीन को उर्वरा शक्ति बरकरार बनी रहे। और अगर कहा ऐसे चलता रहा तो 20-25 साल में कहा धीरे धीरे तो जाएगी भाई, जमीन का ऊसर की तरफ हो जाएगी सब। लेकिन अब तो धीरे धीरे कहा बायो फर्टिलाइजर खेती पे भी कहा किसान जोर दे रहे हैं। अब जैसे केंचुए की खाद है, हरी खाद है, इसका का उपयोग करना चाहिए, जिससे जमीन बची। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरीके से हम अपनी जो खेती की ज़मीन है उसको हम जांच कराएं, और अगर हम जांच करा रहे हैं उसके बाद अगर हम उसके बावजूद भी अगर सलाह के अनुसार अगर उसमें जो फर्टिलाइज़र हैं या कीटनाशक हैं उससे ज़्यादा कहीं अगर हम अपनी ज़मीन को दे रहे हैं, तो यानी कि हम अपनी ज़मीन को ऊसर की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा भी समय आएगा कि एक समय कि ये हमारी ज़मीन हमारा साथ छोड़ देगी, तब खाने के लिए क्या होगा? तो जैसा कि सर ने ये सलाह दी कि जो फर्टिलाइज़र हैं और जो कीटनाशक हैं उनको सलाह यानी कि जांच कराने के बाद ही जितना देना है उतना ही दीजिए, ना कि आप उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आप उसको धुआंधार उसमें डाल रहे हैं। तो नमस्कार, आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।